नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा मौका है जब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हमने 80s में 80 के दशक में भारत के लिए पूंजीवाद का जो मॉडल चुना था, अमेरिका परस्त जो मॉडल चुना था, उस मॉडल ने हमें इन सालों में क्या दिया। और ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आज डाटा है और इस डाटा के आधार पर हम जान सकते हैं कि इस देश में जो नई नीतियां इंदिरा गांधी के जाने के बाद आई हैं, उनके आने के बाद क्या इस देश के लोगों का भला हुआ, इन सालों में इस देश में जनता का भला हुआ, क्या जिन टाटा और बिरलाओं को हम लोग पानी पी पी के कोसा करते थे, ये देश उनके नाम होता चला गया। टाटा बिरला मुहावरा है, आज वो मुहावरा अडानी अंबानी में तब्दील हो चुका है, कल कोई दूसरा तीसरा नाम हो सकता है। लेकिन जो धन्ना सेठ, पूंजीपति, अरबपति लोग हैं, धीरे धीरे क्या देश उनके खाते में चला गया है या उनके हिस्से में चला गया है? क्या देश के बाकी लोगों को उस पूरे उदारीकरण से, खुली अर्थव्यवस्था से, जो कुछ भी नाम IMF, वर्ल्ड बैंक के उस मॉडल को दें, अमेरिका के मॉडल को दें, उसके कारण क्या इस देश के आम नागरिकों का कुछ भला हुआ, हित हुआ या नहीं हुआ? कुछ डाटा आज हमारे पास है, इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और ये डाटा हमें पहचान कराएगा। देश का डाटा है, सरकार का डाटा है, किसी और का डाटा नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे श्रम को, हमारी मेहनत को, हमारे प्रयासों को, हमारे हौसलों को अगर आप समर्थन देना चाहते हैं तो हमारे UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और एक सुविधा बारकोड स्कैन करने की भी है, स्क्रीन पे आपको बारकोड दिखाई देगा और उस बारकोड के ज़रिए आप जो है वो भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया, अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। एक सवाल बार बार जो हमारे और आपके बीच के लोग हैं, जो छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते हैं, छोटा मोटा 100-200 करोड़ का कोई उद्योग चलाते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन लोगों के मुंह से आपने अक्सर सुना होगा। और ये सवाल मेरे सामने भी आया था। मैं हर चीज़ को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और हमारे एक फ़ैन हैं, हमारे एक सुनने वाले हैं या हमारे एक मित्र हैं, दर्शक हैं हमारे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप कह रहे हैं बेरोज़गारी बेरोज़गारी है, भारत में कहाँ बेरोज़गारी है? हालत ये है कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। मैं बड़ी रकम खर्च करके लेबर का इंतज़ाम करता हूँ, मुझे कर्मचारी नहीं मिलते हैं। ये एक सवाल है जिस सवाल का उत्तर हम सबको ढूंढना पड़ेगा कि एक तरफ बेरोज़गारी है और दूसरी तरफ लोग काम करने को तैयार नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? मोटे मोटे कुछ अनुमान मैंने उनको बताए थे कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन वो हमारे मित्र जो हैं उनका कहना था कि भाई आपको क्या लगता है हम ये सब नहीं करते हैं। अब जो डाटा आया है वो हमको बताता है कि ये हालात देश में क्यों हुए हैं, मज़दूर अब काम करने को क्यों तैयार नहीं है, मज़दूर काम करना क्यों नहीं चाहता, और इन 10-20 सालों में इस मुल्क में क्या बदला है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, देश की नीतियों की बात है। जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आर्थिक नीतियाँ इस देश में आई थीं, उन आर्थिक नीतियों से मनमोहन सिंह के दौर से लेके या नरसिंह राव के दौर से लेके और आज मोदी के दौर तक क्या बदलाव आए हैं और उनके कारण देश की हालत कैसी हुई है, सुधरी है या बिगड़ी है। हम डाटा करेंगे एनुअल इंडस्ट्री सर्वे, एक सर्वेक्षण जो सालाना होता है उद्योगों का, उसके डाटा को कंपेयर करेंगे कि कैसे करके परिस्थितियां बदली हैं। पहले क्या स्थिति होती थी, अब क्या स्थिति होती है, और कैसे गरीब आदमी लगातार उद्योग से और उत्पादन की प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। उसके पीछे आर्थिक कारण कौन से हैं? अर्थशास्त्र कहता है कि चीज़ें डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं, मूलभूत नियम है। इसमें बहुत सारे दूसरे कारण हो जाते हैं। डिमांड ज़्यादा है और उसको पूरा करना है तो अधिक धन देना पड़ेगा, अगर सप्लाई कम है तो नहीं तो उसका दाम बढ़ जाएगा। तो वो सारी परिस्थितियाँ देखते देखते अब आप अगर बैकग्राउंड में जाएं और कुछ डाटा को समझें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री कैसे वैल्यू एडिशन कर रही है और उस वैल्यू एडिशन का कितना हिस्सा किसको मिलता है
और वो हिस्सा किसका बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। वैल्यू एडिशन पहले समझना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन मतलब जो भी आपकी कंपनी ने कमाया लागत हटाने के बावजूद, और जो डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, उसके बाद जो धन आता है वो धन, यानी आपने कोई चीज़ खरीदी, रॉ मटेरियल ख़रीदा, बिल्डिंग का किराया दिया, बैंक को ब्याज दिया, और जो आपकी मशीन लगी है उसकी घिसाई भी निकाल दें आप, तो उसके बाद जो पैसा बचता है वो ऐसा पैसा है जो मालिक और कर्मचारी के बीच में बंटता है। तो ये जो बंटवारा है इस धन का, उस वैल्यू एडिशन के बीच में जो शेयर है वो क्या है, कितना, उसकी परिस्थिति क्या है, इसी के आधार पे हम पता करेंगे कि इस देश के कर्मचारी अब काम करना क्यों नहीं चाह रहे हैं, या जो कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं उनको मालिक क्यों नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको आंकड़ा सीधे मैं लेके जाऊंगा। अगर आप 81-82 के आंकड़े देखें तो 80 से 82 के बीच में जो आंकड़ा उपलब्ध है, ये जो एनुअल सेम सर्वे लिया है, जो एनुअल इंडस्ट्री सर्वे होता है उसके, तो उसके हिसाब से 80 से 82 के बीच में इंडस्ट्री ने 14,500 करोड़ रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, और जिसमें कर्मचारियों को जो परसेंटेज मिला था वो करीब 30.30% पैसा था, जो कर्मचारियों को वेतन, बोनस या जो भी मान लें जो पैकेज उनको देते हैं उनके तौर पे गया था। यानी कर्मचारियों को उस पैसे में से 30.3% पैसा मिला था। ये 80-82 की बात बता रहा हूँ आपको। और जो मालिक था उसका मुनाफा 23.4% था, यानी मालिक का मुनाफा 23 पैसे था, 23 रुपये 40 पैसे था ऐसे मान लीजिए, और कर्मचारी को 30 रुपये 3 पैसे मिलते थे। ये इक्वेशन उस वक़्त इंडस्ट्री का था। और ये मामला जब बढ़ते बढ़ते जब 2019-20 में आप आंकड़े को देखते हैं तो जो नेट वैल्यू एडिशन होता है वो तो 12.1 लाख करोड़ का हो जाता है, लेकिन ये अमाउंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन कर्मचारियों के शेयर को अगर आप देखें तो जो कर्मचारी 30.9% कर्मचारियों को वेतन मिला करता था, उस कमाई में से, उस वैल्यू एडिशन में से वो 18.9% हो गया। यानी कर्मचारियों को कम से कम 30% से ज़्यादा कर्मचारियों की आमदनी उस मुनाफे में से कम हो गई, और जो 33% उसकी कम हो गई आमदनी। और इसके विपरीत जो उद्योगपति है, जो मालिक था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका मुनाफा जो 23.4% होता था वो बढ़ के 38.6% हो गया। यानी आय की असमानता बढ़ गई, गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया। अब ये डाटा बताता है कि किस तरह से जिन लोगों की जेब में पैसे जाने चाहिए थे वो नहीं जा रहे हैं। अब इस आंकड़े को अगर आप 2019-20 तक लाते हैं तो पता नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा करके लागत बढ़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा बढ़ता रहता है। मुनाफा जब ज़्यादा होता है तो सरकार को जीएसटी मिलता है, तो सरकार को भी अपना कट मिलता रहता है, अपना हिस्सा मिलता रहता है, क्योंकि मुनाफा ज़्यादा होगा, वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा तो वैट ज़्यादा मिलेगा। वैट मतलब जीएसटी, और उसमें सरकार भी खुश है, उसकी इमारतें चमक रही हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जिस आदमी को एक शेयर मिलता था वो जब कम मिलने लगता है, जो मज़दूर को उसका हिस्सा कम मिलने लगता है, तो उसकी रुचि नौकरी में कम होती जाती है। ये सिलसिला एक झटके में होगा तो आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन अगर आप 15-20 साल में जो तथाकथित उदारीकरण किया हमने देश में, खुली अर्थव्यवस्था लेकर आए, हमने कहा कि हम इस देश में एक ऐसी इकोनॉमी ला रहे हैं जो उसके कारण आपने लेबर लॉज को आपने कमज़ोर कर दिया, मज़दूरों के हितों के साथ समझौता करती चली गई सरकार। उसका नतीजा ये हुआ कि भाई आप कितने भी मालिक हों, उस आदमी के श्रम से ही उत्पादन होता है, और उसके श्रम से रोज़ रोज़ 2-4 रुपया निकालते निकालते आपने उसको इस हालत में पहुंचा लिया तो कहता है ये ले अपनी लकुटी माला, हमसे नहीं होगा भैया। अब वो जाता है, जैसे ही लॉकडाउन लगा, नोटबंदी हुई, शुरुआत वहाँ से होती है, नोटबंदी होती है, और जो हिंदुस्तान का मज़दूर है वो अपने गांव जाता है,
क्योंकि उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, नकदी में कारोबार होता है और उस फैक्ट्री में जो कुछ बनता था वो चीज़ें मार्केट में बिकनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो नकदी में बिकती है, नकदी है नहीं। उसके बाद में फिर कोरोना की हमारी सरकार की महानतम नीतियाँ आई, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को घर भेज दिया। घर भेज क्या दिया, लोग घर जाने को मजबूर हो गए। तो एक बार आदमी घर गया तो उसको लगा यार मैं खेतिहर मजदूर का काम करता हूँ और मनरेगा में काम करता हूँ या दूसरा जो भी तरीके से मैं काम करके अर्निंग कर रहा हूँ, अगर शहर में रहने का जो खर्चा है उसको मेरी आमदनी से निकाल दिया जाए तो मैं गांव में ज़्यादा सुखी हूँ। आज भी दिल्ली जैसी राजधानी के आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज़ में 12 घंटे काम कराने के बाद गार्ड को 10,000 रुपये भी वेतन नहीं मिलता है। कुछ बेहतर सोसाइटियाँ हो सकती हैं जो 2-4 हज़ार ज़्यादा दे देती हूँ। मकान का किराया जो कमरा लेके वो रहता है वो भी 3 से 4 हज़ार रुपये कम से कम होता है। आमतौर पे 5,000 से कम में कमरा मिलता नहीं है। राशन का खर्चा, नगर निगम के स्कूल में भी बच्चे को पढ़ाएगा तो उसका खर्चा, और बहुत सारे खर्चे मिला के उसको ये समझ में आता है, ये उसको तत्व ज्ञान हो गया घर जाके कि भाई मैं अपने गांव में काम क्यों ना करूं, मैं वहाँ क्यों जाऊं। और अगर 20 से 30% मजदूर भी गांव में टिक गया तो आप जो 20 साल से आपने एक शोषण की व्यवस्था बनाई थी, जो आपने एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें मजदूर के मार्जिन कम होते जा रहे थे, मालिक के धीरे धीरे, कुछ लोग कहेंगे ना जी कहाँ ये बातें कर रहे हैं, मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी भी फैक्ट्री है, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है, मुझे तो इतना ही मिलता है। लेकिन आप एक अनूठा अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये एक ओवरऑल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जो अपने मजदूरों को रखते हैं, जो उनका पीएफ काटते हैं। ये वो मजदूर हैं जो संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं। और ये एक व्यापक डाटा है। इसमें हो सकता है आप कहें कि कॉरपोरेट सेक्टर वाले ज़्यादा होंगे, कोई कहेगा कि हम छोटी फैक्ट्रियों वाले होंगे, या जो भी होगा। लेकिन उन पूरी परिस्थिति के बाद में अगर आप देखें तो इस देश में क्या हो रहा है, मज़दूर को उसको जो मेहनताना मिल रहा है उसमें वो मोटिवेशन ही नहीं है जो उसको नौकरी करने के लिए प्रेरित करे। जब ये बात होती है हर तरफ से कि जो श्रमिक है उसका पक्ष, उसका जो हित है वो घट रहा है, उसको कम मिल रहा है, और जो मालिक हैं उनके मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे बुक समरीज याद आ जाती है, लीडर्स ईट लास्ट। जो अगुआ होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो फ्रंट से लीड करते हैं, वो सबसे अंत में भोजन करते हैं, क्योंकि वो पहले अपनी टीम का ख्याल रखते हैं। समरीज हैं। बुक समरी ये होती है कि कोई एक किताब है, बड़ी किताब, उसको कम शब्दों में ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देते हैं, और आप अपना काम करते करते समझिए कि वो किताब किसी और ने आपके लिए सुन ली और उसका निचोड़ आपको बता रहा है। ये होती है बुक समरी। ये भी मिल जाती हैं, हज़ारों ऑडियो बुक्स वहाँ मौजूद हैं। और एक किताब भी अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो उसमें उतना पैसा लग जाएगा जितने में ये सारी की सारी ऑडियो बुक्स आपको मिल जाती हैं। 399 रुपये कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप हज़ारों ऑडियो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट है। उसका आनंद उठाने के लिए एक सुनो 50 कूपन कोड आपको डालना पड़ेगा, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, और एक लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जिसको क्लिक करके आप इसको सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियो बुक जो है वो ऐसा हैपनिंग फॉर्मेट है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि आप चलते फिरते, आते जाते, अपने रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए, कुकिंग करते हुए, दफ्तर के काम करते हुए, सारी बुक्स जो हैं वो सीधे अपने ब्रेन तक कान के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। इसलिए आपके पास फैक्ट्री में कर्मचारी नहीं आ रहा है, और इसीलिए मज़दूर आराम से अपने गांव में मगन है। अब लोग सुझाव देते हैं नरेगा मनरेगा बंद कर दो, उसकी सुविधाएं बंद कर दो। ये सुझाव आप दे सकते हैं, इससे आप किसी को आने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। मजबूरी में आएगा तो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। ज़्यादा अच्छा, और ऐसा क्यों ना हो कि आप उस व्यक्ति को वो हक दे दें जो हक इस देश में उसे मिला करता था। खुलापन आने के बाद में आपने कहा कि खुली अर्थव्यवस्था है, उसमें तो उद्योगपतियों का धन बढ़ता चला गया। आप अभी हाल के आंकड़े देख लीजिए, कोरोना काल में हर 30 घंटे में एक अरबपति बना है दुनिया में। छोटा मोटा नहीं, अरबपति हर 30 घंटे में। 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी मिलने की आस छोड़ दी और नौकरी ढूंढनी बंद कर दी है।
इस गैप को फिल करने का कोई तो फार्मूला लाना पड़ेगा और आपको वही फार्मूला लाना पड़ेगा जो 80 के दशक से पहले इस देश में, इस धरती पे, इस भारतवर्ष में मज़दूरों को मुनाफे में या जो कहें वैल्यू एडिशन में जो हिस्सा मिलता था उनको देना पड़ेगा। यानी शुद्ध हिंदी में, सरल भाषा में, भैया तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी वरना कामगार नहीं मिलेंगे। और आप अगर इस गलत फहमी में रहें कि उसी तनख्वाह से काम चलता रहेगा, 5, 7, 10 साल बाद तनख्वाह बढ़ा देंगे। गार्ड साहब ने तनख्वाह बढ़ाने को बोला, उसको बदल दो। उतनी ही तनख्वाह 5-5, 4-4 साल से चली जा रही है, 10-10 साल से चली जा रही है, 6-6 साल से चली जा रही है। उसके बढ़ाने की रफ्तार बहुत धीमी है और आपका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। तो भाई मुनाफे से तो कंपनी नहीं चलेगी ना। कंपनी तो वहाँ जो लोग काम करेंगे, मशीनें चलाई जाएंगी, उससे जो उत्पादन होगा उससे इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपकी तिजोरी से नहीं बढ़ेगी। और यही वजह है कि आज आप बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गए हैं और उद्योग चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप नरेगा मनरेगा बंद कर देंगे, गांव में रोज़गार छीन भी लेंगे, ज़बरदस्ती पकड़ के भी ले आएंगे, तब भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। वो यहाँ आके भी कुछ और करेगा क्योंकि आपके पास में उसके लिए मोटिवेशन नहीं है। कोई मोटिवेशन होना चाहिए। याद कीजिए पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो हिंदुस्तान में फैक्ट्रियाँ लगाया करते थे लोग। अंग्रेज़ों के ज़माना का ये बाकायदा लंबे समय तक 1980 तक चला है, उसके बाद भी चलता रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती थी उनकी बाकायदा आवासीय कॉलोनियाँ होती थीं, उसमें मज़दूरों को क्वार्टर दिए जाते थे, उनमें स्कूल बनाए जाते थे, उनमें अस्पताल बनाए जाते थे, बाकायदा मिल के अस्पताल होते थे, मिल के स्कूल होते थे, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, ये सब वेतन के अलावा दिया जाता था ताकि वो मोटिवेशन से काम करें। और ये धीरे 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 करके हमने छीन लिया है। और अगर आप इससे लगातार और आगे बढ़ें तो 81-82 से लेके 87-88 के बीच में कर्मचारियों का जो शेयर था वो 30% के ऊपर रहा है, जबकि मुनाफा 23% के आसपास रहा है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंडस्ट्री का सर्वे कह रहा है। तो वो जो स्थिति थी 87-88 वाली, वो बढ़ते बढ़ते अब 2004 जब आता है तो इस देश में जो उद्योगपति का जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर उसको मिलता है 55%। 55.6% पैसा लालाजी का मुनाफा है और मज़दूर को मिल रहा है 12.9%। ये स्थिति है सन 2004-05 में। अब 4-5 में अगर 11% में आप कर्मचारियों की तनख्वाह निपटा दोगे और आप 55.6% मुनाफा कमाओगे तो आपको क्या लगता है कि आपके पास में मज़दूरों की भरमार रहेगी? नहीं रहेगी। और हम उस ट्रांजिट पॉइंट पे पहुंच गए जिसमें आज इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसके और ज़्यादा पैसे देने से ही वो रिटेन कर पाएगा कर्मचारियों को। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केट में बेस्ट पे करते हैं ताकि उनके पास में मज़दूर बना रहे, उनका काम चलता रहे, उनके पास सारी चीज़ें चलती रहें। अब दिक्कत ये आती है कि आपने बाहर अभी एक तर्क और भी दिया जाता है कि साहब मार्केट में पैसा ही नहीं मिलेगा, ग्राहक ही नहीं मिलेगा, दाम ही नहीं मिलेगा। मैं तनख्वाह बढ़ा दूंगा तो मार्केट में तो माल मुझे कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, उसमें तो माल मुझे सस्ते में देना है। तो ये जो भाई साहब 55% तक पहुंच गया था आपका मुनाफा, जो आज भी आपका पहले से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, भाई उसको एडजस्ट करो ना, थोड़ा मुनाफा अपना कम कर लो। लेकिन अगर आपको उद्योग चलाना है तो आपको इस मामले पे आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना आप कर्मचारियों को तरसते रहेंगे। और आप कम पैसे देते हैं तो कर्मचारी का रिटेंशन लो हो जाता है। काम करने वाला कर्मचारी जल्दी जल्दी बदलता है। अगर हालात अच्छे होते तो आदमी 10 साल नौकरी करता है, आपके यहाँ 15 साल नौकरी करता है। और हालात अच्छे नहीं होते हैं तो हर 6 महीने साल भर में आपके कर्मचारी बदलते रहते हैं, आपका स्टाफ बदलता रहता है। और जो नया नौसिखिया आदमी आता है वो भी आपका काम का सत्यानाश करता है, आपके धंधे का सत्यानाश करता है, आपकी मशीनों को ख़राब कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी कम होगी तो उत्पादन भी कम करेगा। इसलिए भी आपको वेतन तो देना पड़ेगा। अब ये जो सारी परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप 2009-10 में आप आएँ तो 56% के करीब मुनाफा कमा रहे हैं आप, मज़दूर को दे रहे हैं 11.6%। 14-15 में आए 47.2% मुनाफा कमा रहे हैं आप, मज़दूर को दे रहे हैं 14.4%। 19-20 में आपने 38% मुनाफा कमाया और मज़दूर को दिया 18.9%।
अब अगर आप ये कहें, आपको लगता है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि इसका बेरोज़गारी से क्या लेना देना, तो हमारे पास में एक पैरेलल आंकड़े अगर हम देखें कि बेरोज़गारी कैसे इस मुल्क में बढ़ी है, और अगर आप उस दौर के साथ आगे आगे बढ़ते जाएं तो आपको चीज़ें बहुत साफ़ हो जाएंगी। आप ज़्यादा नहीं, पिछले 10 साल का डाटा ले लीजिए। 2010 में बेरोज़गारी की दर 8.89% थी, 11 में 9.39 हो गई, 12 में 9.96 हो गई, 13 में 10.44 हो गई, 14 में 10.40 हो गई, 15 में 10.61 हो गई, 16 में 10.67 हो गई। इस तरह से आप देख रहे हैं। और अब 2018 में 10.42 और आगे के सालों में अब अगर आप जाएंगे तो और स्थितियां लगातार ख़राब होती गई हैं। 26% नए रोज़गार कम हो गए। और बोलिए 2019 का डाटा जो कहता है। अब ये सारी चीज़ें जब आप होंगी तो आप सोच लीजिए कि एक तरफ आप देखिए दोनों कितना एक दूसरे से संबंधित हैं। एक तरफ कर्मचारी का शेयर उस वैल्यू एडिशन में जो कर्मचारी का हिस्सा था वो कम होता है, तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी कम बढ़ती जाती है। और बेरोज़गारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो मज़दूर अब इसकी जगह दूसरे काम की तरफ भाग रहा है। अब अगर आपको ये देखने में अजीब लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, ख़राब लगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, और गरीबों की बात सुनने में। दरअसल क्या है कि जो एक क्लास भी बड़ा है वो दूसरे के बारे में सुनना नहीं चाहता है, वो अपने में मस्त है। और उसके ऊपर वाला जब उसके बारे में कृपा बरसाता है तो फिर उसको तकलीफ़ होती है। हमारे देश से इतने सारे लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ उनको उतने ही श्रम के बदले में, उतनी ही मेहनत के बदले में, उतने ही स्किल के बदले में अधिक अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर उनका बेहतर होता है वहाँ पे। यानी मैं उतना ही मेहनत करूँगा, उतनी ही अकल है मेरी, उतना ही काम मुझे आता है, लेकिन वहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल जाएगी। और मेरी अपनी सरकार शोषण कराने में लगी हुई है। जब इस देश में 55% तक स्थिति पहुंच जाती है कि 55% मुनाफा उद्योगपति जो है वो पैसा जो है वो अपने पास ले जाता है, उद्योग को नहीं दे रहा, लागत नहीं लगा रहा है, कर्मचारी को भी नहीं लगा रहा है, तो उस परिस्थिति में भी सरकार अगर लेबर लॉस को और कमज़ोर करती जाती है, तो आपने भाई साहब इन सालों में जो पूंजीवाद के कारण देश का विकास होने वाला था, महानता हासिल होने वाली थी देश में, उसमें स्थिति ये है कि जो फैक्ट्री मजदूर था वो खेत मजदूर बन गया। अभी थोड़े बने, बाद में और ज़्यादा बन जाएंगे। यानी जो रिवर्स जिसको कहते हैं कि माइग्रेशन हो गया, शहर से आदमी गांव चला गया, वो शहर आने को तैयार ही नहीं है। और ये स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पूंजीवादी नीति है। हमारे देश की खुली अर्थव्यवस्था का एक सपना गढ़ा गया था, उस अर्थव्यवस्था में चूँकि इन उद्योगपतियों के मुनाफे बढ़े हैं तो मॉल भी बहुत बन गए हैं। मॉल से ख़रीदने के लिए ये फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले लोग तो हैं ही, इनके एग्जीक्यूटिव भी हैं, इनके मैनेजर, इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव, इनके जनरल मैनेजर वो भी हैं। तो शहर चमकते दिख रहे हैं। सरकार को मोटा टैक्स मिल रहा है तो आप देखिए सड़कें भी चमकती हुई बन रही हैं। लेकिन आम आदमी का हक छिनता चला गया है, वो फिर से खेत मजदूर हो गया है। और ये बात इस ASI की नहीं है, इस एक रिपोर्ट की नहीं है, इस देश की हकीकत है जो इस रिपोर्ट के ज़रिए सामने आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये गंभीर चिंता है, और कुछ लोगों को अगर लगता है कि चिंता केवल मज़दूरों की है तो इनकी गलतफहमी है। कि जितनी बड़ी चिंता मज़दूरों की है उससे बड़ी चिंता उद्योग की है, क्योंकि उद्योग का जो मूल कंपोनेंट होता है वो उत्पादक होता है, और उत्पादक मज़दूर होता है और मशीनें होती हैं। वो दोनों मिलके ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन बढ़ाते हैं। और भारत को कम से कम अगर मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाना है तो अपने कर्मचारियों को खुश रखना सीखना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।